जो दिया की तरह दिखाई दे रहा है, यह बंदरगाह यहाँ पर जो स्थित है, इस दिया की तरह जो दिखने वाले बंदरगाह है, इसी को क्या कहा जाता है? दीव कहा जाता है। और दीव जी नमस्कार, स्वागत है विताना एजुकेशन के ऑनलाइन क्लासेस में। और हम इसके पहले के क्लास में मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़े थे, जिसमें हमने पूरे अंतिम चरण में देखा था मुगल वंश को। मुगल वंश के बाद में हमने उत्तर मुगल काल को बहुत ही बारीकी दृष्टिकोण से समझा था। उसके बाद हमने एक टेस्ट सीरीज को भी कंप्लीट किया था। और आज हम लोग लेकर चले हुए हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। आधुनिक भारत के इतिहास के क्रम में उत्तर मुगल काल का जब प्रारंभिक दौर चलता है, उस समय यूरोपीय कंपनियों का जो है भारत में आगमन शुरू होता है। और यूरोपीय कंपनी जब भारत में आते हैं तो यहाँ भारत में कई ऐसे क्षेत्रों में देखेंगे कि परिवर्तन देखने को मिलेगा। किसी भी इतिहास के पहलू में राजनीतिक स्थितियाँ जो होती है, अगर उसमें परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग को पढ़ना चाहिए। उस तरीके से सामाजिक में परिवर्तन होता है, आर्थिक जीवन में परिवर्तन होता है, धार्मिक जीवनों में परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से आधुनिक भारत के इतिहास में जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है तो कई ऐसे क्षेत्रों में जो है परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि यह भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो है किस प्रकार होता है। ऐसा नहीं कि भारत में इसके पहले यूरोपीय नहीं आते थे, पहले भी यूरोपीय आते थे। जिस वक्त हमने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा था तो उस वक्त हमने देखा था कि प्राचीन समय में भारत का संबंध जो है रोम वालों से था, यानी यूरोप से संबंध था, लेकिन वो संबंध जो था स्थल मार्ग से था। बीच में एक घटना घटित होती है और उसके बाद यह स्थल मार्ग जो है अवरुद्ध हो जाता है। उसके बाद यूरोप के लोग जो है एक नए मार्ग की खोज के लिए निकलते हैं, जिसे भारत की खोज कहा जाता है। और आपने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा कि भारत की सबसे पहली खोज जो है वास्को डी गामा ने किया था। हालांकि भारत कोई खोया हुआ प्रदेश नहीं था, भारत अपने जगह पर था, लेकिन उसने एक नए भौगोलिक रास्ते की खोज की, इसलिए भारत की खोज के लिए जो है वास्को डी गामा को मानते हैं। तो इसे अगर आधुनिक भारत के इतिहास पे अगर समझना हो तो कुछ ऐसे भौगोलिक दृष्टिकोण को हम पहले समझ ले, ताकि आसानी से समझ में आ जाए कि यूरोप कहाँ पर है और भारत कहाँ पर है और कौन से मार्ग से यूरोपीय कंपनियां जो है भारत में आई थी, किस उद्देश्य से आई थी। तो हमारे पास हमारे बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि एक घिसा पीटा मैप है। बहुत अच्छे तो मैप नहीं है, लेकिन इसमें हम बताने का प्रयास करेंगे एक दिशा के आधार पर कि किस प्रकार कौन से देश के लोग जो है भारत पर आना शुरू हुए, जिसमें यहाँ पर राजनीतिक जीवनों में परिवर्तन का दौर शुरू हो गया। तो इधर आप देखेंगे कि ये हमारा भारत का नक्शा है और यह भारत के इधर क्षेत्रों में देखिएगा तो ये आपका अरब सागर हो गया और नीचे हमारा हिंद महासागर हो गया, और ठीक इधर आप देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी हो गया। ये सब समुद्री क्षेत्र है। अब तक आप देखिएगा कि जितने भी यह जो प्रदेश आप देख रहे हैं, विशेष रूप से आप देखिएगा इधर पुर्तगाल, स्पेन और रोम, ये सब जो क्षेत्र है ये सब ठंडा क्षेत्र है, ठंडा प्रदेश है। और ठंडे प्रदेशों में सबसे ज़्यादा लोग जो है गर्म चीज़ खाना पसंद करता है। गर्म चीज़ में आप देखिएगा कि जैसे कि मसाला खाना, और ठंडे प्रदेश में मसाला नहीं होता था, तो इसलिए यहाँ मसाला का जो निर्यात आयात होता था वह भारत से ही होता था। चूँकि भारत यहाँ पर यह गर्म प्रदेश है, भारत का दक्षिणतम क्षेत्र जो है गर्म प्रदेश है, और यहाँ पर मसाले की खेती अधिक होती थी, और यहाँ से मसाला जो है स्थल मार्ग से यहाँ पहुँचता था। अब बीच में ऐसा घटना घटित होता है 1453 में। यह 1453 में यहाँ एक प्रांत है जिसका नाम है, रोम का पूर्वी क्षेत्र में एक जगह है, उसका नाम है कुस्तुनतुनिया। देखिएगा कुस्तुनतुनिया, यह जो है इस क्षेत्र पर जो है यह रोम साम्राज्य का एक क्षेत्र था, जहाँ पर जिस वक्त मुस्लिम इस्लाम का उदय हुआ, इस्लाम जो है धीरे धीरे अपना क्षेत्र का विस्तार करना शुरू किए। और यही जो प्रदेश है यह सऊदी अरब का प्रदेश है, ये अरब प्रांत है। इसके बाद अरब के ऊपर यह ईरान का क्षेत्र है। यह ईरान के क्षेत्रों पर जो है इस्लाम का जो है जो वर्चस्व स्थापित हो गया।
यहाँ इस्लामिक आक्रमण होने की वजह से यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है इस्लाम के अंतर्गत हो गया। इसी में फिर कुछ दिन के बाद अर्थात 1453 ईस्वी में इस कुस्तुनतुनिया पर भी जो है इस्लामों का वर्चस्व हो गया। अब इस्लाम लोग का, मुस्लिम लोग का यहाँ पर एक सत्ता स्थापित हो जाती है। जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पर आक्रमण होता है तो कुस्तुनतुनिया जो है पूरी तरह से पतन हो जाता है और ईरान के क्षेत्र में मिल जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ? तो कुस्तुनतुनिया का पतन जो है 1453 ईस्वी में हुआ था। यह जो है विशेष रूप से ईसाई साम्राज्य का वहाँ से विघटन करके और इस्लाम साम्राज्य का जो है उद्भव हो गया। वहाँ इस्लामिक सत्ता कायम हो गई। जब यहाँ पर इस्लामिक सत्ता कायम हो गई तो इधर के लोग जो स्थल मार्ग से व्यापार करते थे, यहाँ पर काफ़ी बड़े मात्रा में टैक्स की वसूली शुरू हो गई इस्लामों के द्वारा। और यह टैक्स की वसूली इतना ज़्यादा होने लगी जिससे इनको स्थल मार्ग से कोई भी वस्तु लेकर आते थे तो उनको ज़्यादा जो है कर देने की वजह से वो वस्तु बहुत महंगा होता था, जिसके कारण इधर के लोगों ने यह सोचा कि अब इस रास्ते से जाना महंगा पड़ रहा है, भारत के लिए हम कोई नए रास्ते को खोजा जाए। तो नए रास्ते के खोजने के लिए यहाँ से स्पेन से जो है एक व्यक्ति निकलते हैं, कोलंबस। और कोलंबस जो है 1492 ईस्वी में कोलंबस निकलते हैं और इधर की तरफ निकलते हैं। चूँकि उन लोगों को पता था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी गोल है तो इसका मतलब कि कहीं से भी निकलेंगे तो उल्टा राउंड एक चक्कर मार के फिर यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह जैसे ही 1492 में कोलंबस यहाँ से निकलते हैं, कोलंबस जब यहाँ से निकलते हैं तो इधर की तरफ यानी आप देखेंगे पश्चिम क्षेत्र की तरफ जाते हैं तो यहाँ एक टापू पर पहुँचते हैं, एक द्वीप पर पहुँचते हैं और द्वीप पर पहुँचकर बहुत खुश होते हैं कि हमें भारत मिल गया, हमने इंडिया को खोज लिया, इंडिया खोज लिया। और यहाँ के जो लोग थे ये रेड करके थे, लाल कलर के थे। तो रेड होने की वजह से यह जो इंडियन है यह रेड इंडियन है। अब रेड इंडियन की वजह से इसका नाम जो पड़ गया ये हो गया वेस्ट इंडीज। तो इसने एक गलती किया कि हमें खोजना था इंडिया, भारत खोजना था, ईस्ट इंडिया खोजना था, लेकिन कोलंबस ने किसकी खोज कर दी? तो वेस्ट इंडीज की खोज कर दी। इस ये आपके जल मार्ग से जो है इसने एक द्वीप पर पहुंचा, उस द्वीप का नाम जो पड़ा वेस्ट इंडीज पड़ गया। इसके बाद जो है चूँकि भारत तो मिला नहीं, अभी भी भौगोलिक खोज जारी है। अब इस भौगोलिक खोज में देखिएगा कि एक व्यक्ति इससे पहले जो है कोलंबस से पहले 1486 ईस्वी में एक व्यक्ति पुर्तगाल से चलते हैं और यहाँ पहुँचते हैं केप ऑफ हुड में। उस व्यक्ति का नाम था बार्थोलोमियो डियाज। ये बार्थोलोमियो डियाज जो थे यह पुर्तगाल से चलकर और भारत की खोज के लिए आते हैं। लेकिन नीचे जब दक्षिण क्षेत्र की तरफ, चूँकि उनको अब ये हो गया कि दक्षिण में एक बार विजिट किया जाए, तो दक्षिण क्षेत्र में जब निकलते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं इस द्वीप पर। इस द्वीप का नाम, ये अफ्रीका का द्वीप है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप। ये केप ऑफ गुड होप जो है यही इसको हिंदी में उत्तम आशा द्वीप कहा जाता है। तो जब भी प्रश्न आ जाए कि उत्तम आशा द्वीप कहाँ पर स्थित है तो ये अफ्रीका में स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में यह आपका केप ऑफ हुड स्थित है। तो ये दक्षिण क्षेत्र में निकले बार्थोलोमियो डियाज 1486 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज जो है दक्षिण क्षेत्र में निकलते हैं और वह पहुंच जाते हैं केप ऑफ हुड पर। यहाँ पता करते क्या ये इंडिया है, तो उन्हें पता चलता है कि नहीं, इंडिया नहीं है। तो एक यहाँ पर पुर्तगाल में एक र्यूमर फैल जाता है कि दक्षिण में इंडिया नहीं है।
उसके बीच में देखिएगा स्पेन से एक व्यक्ति निकल गए 1492 में। तो आप देखिए कि वो पश्चिम क्षेत्र में निकलते हैं तो वह पहुंचते वेस्ट इंडीज़ में। इनको भी पता चला कि इंडिया पश्चिम में नहीं है और हम लोग उत्तर स्थल मार्ग से नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए बीच में एक और व्यक्ति पुर्तगाल से निकलते हैं, नाम है वास्को डिगामा। वास्को डिगामा निकलते हैं और पुर्तगाल से फिर ऐसे ही होके आते हैं और केप ऑफ हिड पर पहुंचते हैं। 1498 ईस्वी की बात है। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा फिर दक्षिण क्षेत्र में आते हैं, चूँकि यह निश्चित था कि पश्चिम में नहीं है, एक बार और चला जाए दक्षिण में, तो दक्षिण क्षेत्र में फिर केप ऑफ हुड पर पहुंचते हैं और केप ऑफ हुड पर पहुंचकर बोलते हैं वेयर इज इंडिया, इंडिया कहाँ है। वहाँ लोगों से पूछना शुरू करते हैं वेयर इज इंडिया, इंडिया कहाँ है। संयोग यह था कि यहाँ पर भारत के गुजरात का एक व्यापारी जो है यहाँ पर व्यापार करने के दृष्टिकोण से गया था। उसका नाम था, कभी कभी पूछ देता है कि वह किस व्यापारी की मदद से वास्को डिगामा भारत पहुंचा। तो वह व्यापारी यहाँ पर पहुंचा था गुजरात का, नाम था उसका अब्दुल इब्न मजीद। अब्दुल इब्न मजीद, ये अब्दुल इब्न मजीद यहाँ पर पहुँचा हुआ था। उसी क्रम में वास्को डिगामा बोल रहा है वेयर इज़ इंडिया, इंडिया कहाँ है। तो ऐसे केस में जब यह सुना कि कोई व्यक्ति इंडिया को खोज रहा है अब्दुल मजीद, तो अब्दुल मजीद बोला कि आई एम फ्रॉम इंडिया, मैं इंडिया से हूँ, इंडिया में आपको कहाँ जाना है। अब मान लो कि कोई व्यक्ति आपसे पूछ दिया कि बिहार कहाँ है, आप मान लो कि महाराष्ट्र में हैं, तो आप बिहारी हो तो बिहार से बोल सकते हो कि बिहार में आपको कहाँ जाना है। तो यदि कोई बोला कि बिहार में हमको पटना जाना है, तो समझ, जैसे मान लो कि आप किसी गांव में हो, तो गांव में अगर कोई बोल दिया कि फलाना गांव में जाना है, तो फलाना गांव में कहाँ जाना है, तो दक्षिण टोला में जाना है। ओ दक्षिण टोला में जाना है तो पीछे वाला गली से चले जाओ, एक आसानी से बता सकते हैं। यही बात यहाँ पर भी इब्न मजीद को लगा कि भाई इंडिया खोजने के लिए कोई व्यक्ति यहाँ पर भटक रहा है, तो इसने बताया कि आप इस एंगल से सीधे चले जाइए, आप इंडिया पहुँच जाइएगा। तो वास्को डिगामा इब्न मजीद के बताए हुए रास्ते पर वह सीधे यहाँ से केप ऑफ हुड होते हुए पुनः जो है यहाँ पहुँचते हैं और इस द्वीप का नाम पूछा जाता है कि किस द्वीप पर उतरे थे। तो यह द्वीप जो है कालीकट द्वीप था। देखिए बहुत सावधानी से आप याद रखिएगा, 1498 में पहली बार यूरोप से जल मार्ग होते हुए वास्को डिगामा भारत पहुंचा था। भारत में कालीकट बंदरगाह पर यह अपना जो है पहला जो है पड़ाव डाला। कालीकट बंदरगाह पर यह उतरा था 1498 में वास्को डिगामा। और यहीं पर देखिएगा कालीकट बंदरगाह पर इसका स्वागत जो है यहाँ का राजा, चूँकि यह केरल क्षेत्र है और केरल का राजा जो थे वह थे जमोरिन, और जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया। जमोरिन के द्वारा, चूँकि एक यूरोप से एक व्यक्ति आया था व्यापार करने के लिए, यहाँ मसाला बहुत कम लोग खाते हैं, चूँकि यह गर्म प्रदेश है और यहाँ मसाला ज़्यादा होता है, तो यहाँ मसाला तो ऐसे ही सड़ रहा था। तो इसलिए जमोरिन बोले कि कोई हमारे यहाँ मसाला खरीदने के लिए आया है, इसका स्वागत किया जाए, यूरोप से कोई चल के आया है। तो इसलिए इनका स्वागत किया गया, किसके द्वारा? जमोरिन के द्वारा। तो परीक्षा में कभी पूछ दिए जाते हैं कि वास्को डिगामा का कालीकट बंदरगाह पर किसने भव्य स्वागत किया, तो जमोरिन ने। जमोरिन वहाँ का राजा था। अब इसके बाद देखा जाए कि वास्को डिगामा यहाँ से मसाला लेके जाता है और मसाला लेकर जब वह यूरोप पहुँचता है तो उसको 60 गुना फ़ायदा होता है। कितना गुना? 60 गुना फ़ायदा होता है। मतलब बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है। जितना इसको आने जाने में खर्च लगा था उसके तुलना में 60 गुना का मुनाफा होता है। और यही मुनाफा को देखकर फिर पुर्तगाल से एक दूसरा यात्री आते हैं, कैब्राल। फिर इसके बाद तीसरी बार पुनः वास्को डिगामा आता है और इसके बाद यहाँ पर कंपनी के माध्यम से पुर्तगालों ने यहाँ पर सबसे पहले अपना जो है कंपनी स्थापित कर देते हैं कोचीन में।
और इसके बाद देखिएगा धीरे धीरे कोचीन से वो गोवा को अपने हस्तक्षेप में ले लेते हैं। सबसे पहले भारत में पुर्तगाली कंपनी का जो गवर्नर होता है अल्फांसो दी अल्मीडा होता है। इसके बाद अल्बुकर्क आते हैं। ठीक इसके बाद ये आप देखेंगे कि अल्बुकर्क के बाद जो है निनो डी कुन्हा आते हैं। तो ये धीरे धीरे पुर्तगाली जो लोग थे यह सबसे ज़्यादा, चूँकि इधर आते हैं तो ये इस क्षेत्र पर अपना अधिकार बना लेते हैं, इस क्षेत्र पर, और यहाँ इस बंदरगाह पर कोई भी नाव आता था उससे टैक्स लेने का काम शुरू कर दिए। इसी तरीके से यही इन लोगों ने आगे भी गोवा को, बीजापुर के जो राजा था, शासक था आदिल शाह से गोवा को छीन लेते हैं। फिर गोवा के बाद देखिएगा ये जितना इधर का बंदरगाह है, यानी इस क्षेत्र का, इस अरब सागर के नज़दीक में जितने बंदरगाह है उन सभी बंदरगाहों पर अपना हस्तक्षेप शुरू कर देते हैं। ठीक इसके बाद इन लोगों ने सूरत पर, दमन के बाद देखिएगा कि सूरत, दमन और बेसिन, ये जितने क्षेत्र है इन सभी क्षेत्रों पर अपना हस्तक्षेप शुरू कर देते हैं। और हस्तक्षेप शुरू करने के क्रम में अब कोई भी कंपनी यदि भारत आती है तो इसी बंदरगाह पे रुकेगी। जब बंदरगाह पे रुकेगी, व्यापार करेगी, तो उससे टैक्स लेने का काम जो है पुर्तगालियों ने शुरू कर दिया। इसी टैक्स को पुर्तगाली लोग कार्टेज कहते थे। अभी मैं इन सभी चीज़ों को आपको एक बार और समझाऊंगा जिससे बिल्कुल याद हो जाएगा। कार्टेज जो है यही पुर्तगालियों के द्वारा टैक्स वसूला जाता था। यदि टैक्स नहीं दिया जाए तो पुर्तगाली लोग जो है एक नीति को अपनाया था, डकैती की नीति। वह नाव को लूट लेते थे, लूटपाट कर लेते थे। जो जहाज जो है कार्टेज नहीं देता था, यानी कार्टेज जैसे हम लोग देखे होंगे प्रिंटर में एगो कार्टेज होता है। कार्टेज का काम क्या करता है? प्रिंटिंग करना, पेपर प्रिंटिंग करने के लिए। लेकिन यह पुर्तगाली वर्ड जो है कार्टेज, इसका मतलब था कि जो जल मार्ग से कोई भी यात्री आता है, कोई व्यापारी आता है तो उसको टैक्स देना होता था। वही कार्टेज जो है पुर्तगालियों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अब हम लोग अगले स्लाइड में हम समझेंगे कि भारत के जो जितने प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यानी जो जल मार्ग है, उस जल मार्ग में कौन कौन से ऐसे बंदरगाह है, और बंदरगाह को पहले हम लोग ये समझेंगे कि मैप के द्वारा कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है। जनरली क्या होता है, स्टूडेंट, विद्यार्थी में जब वह हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो बंदरगाह समझ नहीं पाते हैं कि सूरत कहाँ है, बेसिन कहाँ है, दमन कहाँ है, दीव क्या है, सुमात्रा क्या है। तो ये सब जो है बंदरगाह के नाम हैं, और कौन सा बंदरगाह कहाँ पर है पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। उसके बाद एक बार हम बंधन राउंड में आपको टेबल के माध्यम से समझाएंगे कि कौन सी कंपनी कब आई और उसने कैसे कैसे कंपनियों की स्थापना भारत में की और उसका विस्तार कैसे हुआ। अगले स्लाइड में हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो अगले स्लाइड में हम बात करते हैं कि जब यूरोपीय कंपनी भारत में आई थी तो अलग अलग बंदरगाहों पर आना शुरू कर दी। कौन सा बंदरगाह किस क्षेत्र में पड़ता है पहले वो समझ लेना इंपॉर्टेंट होता है। और कौन से ऐसे शब्द है जिनको हम बंदरगाह कहते हैं। बंदरगाह तो आपको पता ही होगा कि जो ये समुद्र के क्षेत्र में जो डॉकयार्ड होते हैं, जहाँ पर नाव लगता है, उसे हम बंदरगाह कहते हैं। बड़े बड़े समुद्री जहाज लगते हैं उसे बंदरगाह कहेंगे। तो जब यूरोप से आप देखिएगा पुर्तगाल से, यूरोपीय क्षेत्र पुर्तगाल है, पुर्तगाल से जब वास्को डी गामा जब जल मार्ग से आता है तो सबसे पहले वो पहुंचता है कालीकट बंदरगाह पर। यही बंदरगाह पर पहुंचता है केप ऑफ गुड होते हुए, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। तो इस बंदरगाह, यह जो बंदरगाह है यह केरल के क्षेत्र का बंदरगाह है। विशेष रूप से आप देखिएगा कि केरल क्षेत्र में 3 बंदरगाह आपको इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। हिस्ट्री जब आप पढ़िएगा, मॉडर्न हिस्ट्री, तो केरल के क्षेत्र में 3 प्रमुख बंदरगाह होंगे। इसके नीचे कालीकट के नीचे कोचीन बंदरगाह है, और इसी तरीके से कालीकट के ऊपर देखिएगा तो माहे बंदरगाह है। यह विशेष रूप से यह जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम केरल का क्षेत्र कहेंगे, और इसी को त्रावणकोट भी कहा जाता है। यानी इस क्षेत्र को क्या कह सकते हैं? त्रावणकोट। ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कहूँ कि त्रावणकोट के कालीकट बंदरगाह पर पुर्तगाली जो है पहली बार पहुंचा था, तो त्रावणकोट का मतलब आप समझ लेना किस क्षेत्र की बात हम कर रहा हूं, केरल क्षेत्र को। देखिए विद्यार्थी अधिकतर शब्द में फंस जाते हैं। एक कभी त्रावणकोट आएगा, कहीं त्रावणकोर आएगा, तो कहीं त्रावणमाले आएगा।
तो यहाँ हम फंस जाते हैं कि त्रावणकोर किसको कहेंगे, त्रावणकोट किस क्षेत्र को कहेंगे, त्रावणमाले किस क्षेत्र को कहेंगे। तो ध्यान रखना है कि त्रावणकोट जो होगा वह केरल का क्षेत्र है, और त्रावणमाले यानी यह जो है यह आप देखिएगा कि इसको कहते हैं श्रीलंका का क्षेत्र है। यह श्रीलंका द्वीप एक माला की तरह है, और यही माला यहाँ पर जो द्वीप है इस द्वीप को क्या कहेंगे, त्रावणमाले कहेंगे। माला से आपको याद रहेगा त्रावणमाले रहेगा। और इधर देखेंगे कि इस क्षेत्र को जो है त्रावणकोर कहेंगे, जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, विशेष रूप से अभी तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो इधर हमारा त्रावणकोट में माहे, कालीकट और कोचीन, ये आपका ठीक हो गया होगा कि कहाँ पर कालीकट है, कहाँ कोचीन है और कहाँ आपका माहे है। इसके बाद देखिएगा कि पुर्तगाली जो है धीरे धीरे जो है इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, फिर इसके बाद ऊपरी बंदरगाह पर कब्जा जमा लेते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि बीजापुर के शासक जो आदिल शाह थे, उस आदिल शाह से जो है यह गोवा को छीन लेते हैं और गोवा पर अपना जो है वर्चस्व स्थापित कर देते हैं। ठीक इसके बाद गोवा के बाद ठीक आ जाते हैं बेसिन में, बेसिन के बाद आप देखिएगा दमन में, सूरत में, ये सब जो है पुर्तगालियों के द्वारा हस्तक्षेप किया हुआ बंदरगाह था। इसके बाद ऊपर देखिएगा गोवा तो आपने ठीक कर लिया, चूंकि गोवा एक राज्य ही है और गोवा आपका बंदरगाह भी है, तो गोवा राज्य में गोवा बंदरगाह है। ठीक है, इसके बाद आप देखिएगा तो ऊपर में आपको मिलेगा मुंबई बंदरगाह यानी बंबई बंदरगाह, और मुंबई के ऊपर आपको मिलेगा बेसिन बंदरगाह, जो विशेष रूप से ये सब गुजरात का क्षेत्र है। ये जितना आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये जितना आप क्षेत्र देख रहे हैं ये सब गुजरात का क्षेत्र है। और इधर आपका मुंबई का क्षेत्र हो गया, इधर आपका गोवा, ये सब जो है विशेष रूप से आप देखिएगा कर्नाटक के क्षेत्र में आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा, ये विशेष रूप से बीजापुर, और इधर आपका आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ यह क्षेत्र माने जाते हैं। कर्नाटक आपको इधर मिलेगा, सबसे निचले छोर पर मिलेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसको हम दमन कहेंगे, ये हमारा बेसिन हो जाएगा, ये सूरत हो जाएगा, और इसको दीव कहेंगे। अब दमन और दीव तो आपने नाम सुना ही होगा, तो दमन और दीव, दीव का मतलब यही जो दिया की तरह दिखाई दे रहा है, यह बंदरगाह यहाँ पर जो स्थित है, इस दिया की तरह जो दिखने वाले बंदरगाह है, इसी को क्या कहा जाता है, दीव कहा जाता है। और दीव के इसी कॉर्नर पर सबसे बीच जो कक्ष का क्षेत्र जो आप देखिएगा कि जहाँ समुद्री की जो जहाँ जुड़ाव होता है दो स्थल मार्ग का, तो यही आपका इसको सूरत कहते हैं। ये विशेष रूप से गुजरात का प्रमुख बंदरगाह स्थित है सूरत में। इसके बाद सूरत के नीचे दमन है, दमन के नीचे बेसिन है। तो मुझे लगता है कि इधर वाला लाइन आपका क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर कोचीन है, कहाँ कालीकट है, कहाँ माहे है, कहाँ आपका गोवा है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं मुंबई बंदरगाह, बेसिन बंदरगाह, दमन और सूरत, और इधर दिया की तरह दिख रहा है वह हमारा दीव बंदरगाह होगा। तो ये हमें लगता है कि आप पश्चिम क्षेत्र का जितना बंदरगाह था उसको आपने समझ लिया। ये सब प्रमुख बंदरगाह है। जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू करेंगे तो कौन कौन सी जहाज कहाँ रुकती थी इसको आपको ध्यान में रखना होगा। उस वक्त मैं आपको मैप नहीं बताऊंगा, उस वक्त डायरेक्ट जो है एक टेबल के आधार पर समझाएंगे कि कौन दमन में आया, कौन सूरत आया। तो आपको ध्यान रखना है कि सूरत बंदरगाह कहाँ पर है, कालीकट बंदरगाह कहाँ पर है। अब बात करते हैं जो पूर्वी बंदरगाह था। विशेष रूप से पूर्वी बंदरगाह तब प्रचलन में आया जब आप देखिएगा कि फ्रांसीसी आते हैं। फ्रांसीसी आएंगे तो उन लोगों का जो आधिपत्य होगा वो ज़्यादातर पूर्वी बंदरगाह पर होगा, क्योंकि इधर पश्चिमी बंदरगाह पर पुर्तगालियों ने अपना डेरा डाल रखा था और यहाँ कोई भी अगर आता था विदेशी जहाज आएगा व्यापार की दृष्टि से, तो वहाँ पर इन लोगों को टैक्स देना पड़ता था और उसी टैक्स को कार्टेज कहा जाता था। अभी मैंने बताया था, चर्चा किया था कार्टेज के बारे में। इसके बाद पूर्वी बंदरगाह की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे नीचे आप देखिएगा जो श्रीलंका में स्थित है यही आपका त्रावणमाले बंदरगाह है और इसी में आपका सुमात्रा बंदरगाह भी देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे देखते हैं तो इधर आपका नागपत्तनम जो विशेष रूप से ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, तंजावुर, इधर कराईकल, त्रावणकोर, ये सब जो है
आप देखिएगा कि ये सब तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र में आएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर पांडिचेरी बंदरगाह है, इसके ऊपर आप देखिएगा मद्रास बंदरगाह है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आता है। मसूलीपट्टनम ये भी आपका देखिएगा कि इसी में आएगा। इसके बाद यनम बंदरगाह, यहाँ बालासोर बंदरगाह, ठीक इस तरीके से तमिलनाडु में ही आपको पुलिकट बंदरगाह आएगा। तो ये विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और पुलिकट के आसपास का जो क्षेत्र है ये सब आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, और इधर आप देखिएगा कि ये आपका तमिलनाडु का क्षेत्र है और इसके नीचे आपका कर्नाटक का क्षेत्र हो जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इधर आंध्र प्रदेश में ही आपको बालासोर मिलेगा, यनम मिलेगा, मसूलीपट्टनम तक जो है आंध्र प्रदेश और आपके तमिलनाडु के बीच का क्षेत्र जो है वही मसूलीपट्टनम बंदरगाह है। इसके बाद इसके नीचे आपको मद्रास बंदरगाह होगा, इसके बाद यहाँ पांडिचेरी बंदरगाह होगा, त्रावणकोर बंदरगाह होगा, कराईकल बंदरगाह हो जाएगा, इस तरीके से तंजावुर बंदरगाह हो जाएगा, नागपत्तनम बंदरगाह होगा। अगर मैं बोलूँ कि नागपत्तनम बंदरगाह किस क्षेत्र में है तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में है। नागपत्तनम भारत के पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र का यह बंदरगाह है। इसके बाद तंजावुर, कराईकल, त्रावणकोर, इधर आप देखेंगे पांडिचेरी, पुलिकट, मद्रास, मसूलीपट्टनम, यनम, बालासोर, ये सब जो है विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और कर्नाटक के क्षेत्र के बंदरगाह हैं। इधर ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर में आपको यह कलकत्ता क्षेत्र का बंदरगाह कलकत्ता है, विशेष रूप से यह कलकत्ता कोलकाता बंदरगाह है। इसी में आप हुगली नदी पर देखिएगा कि चंद्रनगर बंदरगाह देखने को मिलेगा। इसी पर आप देखिएगा कि हुगली नदी के पास में ही यह सब सेरामपुर बंदरगाह देखने को मिलेगा। सेरामपुर बंदरगाह कहाँ पर है तो बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में सेरामपुर बंदरगाह है। वेस्ट बंगाल में ही आपका कोलकाता बंदरगाह है, वेस्ट बंगाल में ही चंद्रनगर बंदरगाह है। तो ये जब आएगी चर्चा में कि चंद्रनगर बंदरगाह, श्रीरामपुर बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है तो वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। एक प्रमुख बंदरगाह है चटगांव, ये बांग्लादेश में है। ये प्रमुख बंदरगाह है चटगांव बंदरगाह, ये जो है कहाँ पर स्थित है बांग्लादेश में स्थित है। इसी तरीके से इसी में कोलकाता के पश्चिम आप देखिएगा कि यही पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में जो है पिपली नाम का एक बंदरगाह है, पिपली बंदरगाह, यानी यह पश्चिम बंगाल के ही क्षेत्र का हिस्सा है। इस तरीके से कासिम बाजार, ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच के बॉर्डर का एक बंदरगाह है कासिम बाजार बंदरगाह। तो मुझे लगता है कि ये भी आपने ठीक कर लिया होगा कि कासिम बाजार कहाँ पर स्थित है, पिपली कहाँ स्थित है। अगर मैं बोलूँ पिपली बंदरगाह तो आप समझ सकते हैं कि वह वेस्ट बंगाल में स्थित है। अगर मैं बोलूँ सेरामपुर बंदरगाह समझ सकते हैं कि ये वेस्ट बंगाल का बंदरगाह है। इधर आप बात करें पांडिचेरी किधर है ना, इधर तंजावुर, कराईकल, त्रावणकोर, ये त्रावणकोर क्लियर हो चुका आपका। त्रावणकोर ये त्रावणकोट है और इधर आपका त्रावणमाले है। तो ये विशेष रूप से ये सब बंदरगाहों के नाम जो है हमने मैप के आधार पर समझाया। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि यूरोपीय कंपनी, ये जो कंपनियां आई थी भारत में, आगमन का उनका क्या क्रम था, यानी वहां से जब चली तो आगमन का क्रम समझना है कि भारत में कब कब कौन सी कंपनी पहले आई थी। तो सबसे पहली कंपनी जो आई थी वह थी पुर्तगाली कंपनी और इसका नाम था एस्तादो द इंडीज कंपनी, यानी एस्तादो द इंडिया कंपनी। ये पहली पुर्तगीज कंपनी थी जो 1498 में आई थी। कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना बनती है कि भारत में जो सबसे पहली पुर्तगाली कंपनी आई थी उस कंपनी का नाम क्या है। तो उस कंपनी का नाम बता सकते हैं एस्तादो द इंडिया कंपनी। यही एस्तादो द इंडिया कंपनी जो है भारत में 1498 में पहली बार आई थी वास्को डी गामा के नेतृत्व में। और पहली बार वास्को डी गामा ने ही भारत की खोज की थी, ये आपने इतिहास में पहले से जानते हैं। लेकिन उसने भारत की खोज नहीं की, भारत की एक नए भौगोलिक रास्ते की खोज की जो कि जल मार्ग से आए थे। ये जितने यूरोपीय कंपनी आएंगे कौन से मार्ग से आएंगे तो जल मार्ग से आएंगे। और इसके पहले स्थल मार्ग से व्यापार होता था, कुस्तुनतुनिया के पतन होने के बाद जो है जल मार्ग का जो है प्रारंभ शुरू हो गया। इसके बाद देखिएगा कि पुर्तगाली कंपनी के बाद दूसरी कंपनी आती है हाउटमैन के नेतृत्व में डच कंपनी। यही डच कंपनी जो है 1595 ईस्वी में भारत में आती है। और डच कंपनी जो है इनका जो नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडेसे कंपनी, यानी वेरिंग द की जगह पर यहाँ पर दे बोला जाता है। ओस्ट इंडिसे कंपनी, यह जो कंपनी है
यह डच कंपनी का नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडीज कंपनी। यह डच कंपनी 1595 में पहली बार भारत में आई थी। तो भारत में आने का क्रम जो था, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद आए थे डच, और डच के बाद आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज जो आते हैं वो आते हैं 1600 ईस्वी में अंग्रेज आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसके जगह पर इसकी जो कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन इनटू द इंडीज। आप देखिए ईस्ट इंडीज, यही इसका नाम हो गया द गवर्नर, ध्यान रखेंगे, द गवर्नर एंड कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट। इस कंपनी का नाम जो था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो इसी को जो है नाम जो है बदलकर इसका नाम हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कभी कभी जब बीपीएससी लेवल के एग्जाम में बैठिएगा तो यह प्रश्न आया भी है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक नाम क्या था, मूल नाम क्या था। तो आपको जरा याद रखना पड़ेगा, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो यही ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 ईस्वी में जो है 31 दिसंबर 1600 की स्थापना हुई थी और वहां से चली थी। तो भारत में आने का क्रम जो है यह 1608 ईस्वी में यह अपनी कंपनी स्थापित करती है। तो ये डचों के बाद आने वाली कंपनी थी। इसके बाद आते हैं डेनिस, और डेनिस के बाद, हालांकि डेनिस का कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल नहीं रहता है, उनका ज़्यादा व्यापार देखने को नहीं मिलता है। इसके बाद आते हैं फ्रेंच चर्चा में रहते हैं, यानी फ्रांसीसी कंपनी लुई 14वां के नेतृत्व में यह कंपनी थी। इसका नाम था कंपनी देस इंडेस ओरिएंटेस। इस कंपनी का नाम ध्यान रखना है कि ये जो कंपनी आई थी भारत में, फ्रेंच कंपनी 1664 ईस्वी में आई थी, और इस कंपनी का नाम था कंपनी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख दूं ताकि एकदम लाइन क्लियर हो जाए, कंपनी देस इंडेस। ये कंपनी का नाम था देस इंडेस ओरिएंटलेस कंपनी। यह 1664 ईस्वी में आई थी लुई 14वें के नेतृत्व में। एक लाइन और क्लियर कर दे, पुर्तगाली जो कंपनी का निर्माण हुआ था उस समय पुर्तगाल का शासक हेनरी द नेविगेटर थे, और हेनरी द नेविगेटर ने एक नए भौगोलिक खोज का प्रोत्साहन किया और वास्को डी गामा को भारत खोजने के लिए भेजा था। और यही कंपनी एस्टाडो द इंडिया नाम की कंपनी, उसी के नेतृत्व में यह डेवलप किया गया और भारत की तरफ भेजा गया, जिसने पहली बार भारत खोजने में जो है एक नए जल मार्ग की खोज की थी। तो ये मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि भारत में कंपनियों के आगमन में सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के बाद आए थे डच आए थे, डच के बाद कौन आए थे, अंग्रेज आए थे, और अंग्रेज के बाद कौन आए थे, फ्रेंच आए थे। इसको शॉर्टकट में याद करिए ना, PDAF। यहाँ भारत में कंपनियों के आगमन का क्रम हो गया। लेकिन भारत में जो विदेशी कंपनियां स्थापित हुई, वह स्थापित होने का क्रम कभी कभी पूछ देता है। प्रश्न पूछ देगा कि भारत में जो आपके यूरोपीय कंपनियां का स्थापना जो हुआ था उसे क्रम से सजाइए, या पूछ देगा भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को क्रम से सजाइए। तो आगमन का क्रम आप समझ गए होंगे, PDAF, यानी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रेंच, याद रहेगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि कंपनी की स्थापना का क्रम, कि भारत में कौन से कंपनी पहली स्थापना की। कुछ कंपनियां आई व्यापार के दृष्टिकोण से, यहाँ स्थापना नहीं की, वो कंपनी आई सामान खरीद के लेके गई और बेची। लेकिन जब भारत में वो अपनी अपनी कोठी निर्माण करते हैं, कोठी का मतलब हो गया कि वो अपनी कंपनी स्थापित करना। मान लो कि कोई विदेशी यहाँ भारत में आएगा तो उसको जगह चाहिए कि कहाँ रहेगा, तो एक जगह लेगा और उसके बाद अपनी सुरक्षा के लिए कुछ गार्ड वगैरह तैनात करेगा।
और वहाँ पर जो भी सामान खरीद के लेकर आएगा भारत के अलग अलग क्षेत्रों से, वो एक जगह इकट्ठा करेगा। तो जहाँ वो इकट्ठा करता है उसको क्या कहेंगे? कोठी कहेंगे। आज भी हम लोग गांव देहात में देखिएगा कि हमारे जब हम लोग खेत खलियान होता है, जब भूसा ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं? भूसा की कोठी रखते हैं। अनाज ज़्यादा हो जाए तो अनाज का कोठी रखते हैं। आदमी रखना हो तो आदमी के लिए कोठरी में रखते हैं। तो वही कोठी शब्द उस वक्त कहा जाता था। जो यूरोपीय थे, वो यूरोपियों का कंपनी जहां रहती थी उसको क्या कहते थे? कोठी कहते थे। तो प्रश्न आ जाए कि जो यूरोपियों का कोठियों की स्थापना यानी कंपनी की स्थापना का क्रम सजाइए। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि पुर्तगाली कंपनी 1498 में आई, लेकिन कोचीन में इसने सबसे पहली अपनी जो है कंपनी स्थापित की। यह 1503 की बात है। यानी पुर्तगाली कंपनी आई अल्फांसो द अल्मीडा के नेतृत्व में, कोचीन को जो है अपने नेतृत्व में करके, और वहां पर एक कंपनी की स्थापना हो जाती है। वह 1503 की घटना है। किसके नेतृत्व में होता है? अल्फांसो दी अल्मीडा। ये सब हम आपको एक बार और बंधन राउंड में आपको हम बताएंगे भी। अल्फांसो दी अल्मीडा ये आप पढ़े भी होंगे। अलमीरा याद रखिए। अरे कोठी में पहले अलमारी रहेगा, अलमीरा। वही अल्फांसो दी अल्मीडा के नेतृत्व में कोचीन में पुर्तगालियों के द्वारा सबसे पहली कंपनी स्थापित की गई। इसके बाद आते हैं अंग्रेज। अंग्रेज जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को वहां से हरी झंडी मिल जाता है ब्रिटेन से, और यहाँ जो पहुँचते हैं वो लगभग 1608 तक जो है यहाँ पहुँच तो गए थे 1602 में, लेकिन यह अभी अपनी कंपनी स्थापित नहीं किए थे। ये कंपनी स्थापित करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कैप्टन हॉकिंस जो थे, उनके नेतृत्व में जो है 1608 ईस्वी में है जो है एक सूरत में कंपनी स्थापित करने के लिए जहांगीर से बात हुई। और उसके बाद हम देखेंगे कि 1608 ईस्वी में जो है सूरत में स्थापित होने के लिए उसको परमिशन मिल गया, लेकिन यह स्थापित नहीं हो सका। यह कंपनी जो है 1613 ईस्वी में आप देखिएगा कि यह बन के तैयार होता है। 1608 में इसको जो है अनुमति मिला था, लेकिन यह बन के तैयार होता है 1613 ईस्वी में। तो यह भी देखा जा सकता है कि अंग्रेजों के द्वारा दूसरी कंपनी की स्थापना के क्रम में दूसरा स्थान था। इसके बाद हम देखेंगे डच आते हैं। तो डच जो आएंगे 1602 ईस्वी में, और इनका जो है मसूलीपट्टनम में सबसे पहले 1605 ईस्वी में ही इनका जो है कंपनी स्थापित हो चुका था। इसके बाद देखेंगे फ्रांसीसी कंपनी आते हैं, जो कि 1664 ईस्वी में अपनी कंपनी सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित करते हैं। यहाँ हमने देखे कंपनी आई थी पहले पुर्तगाली, और उसके बाद आए थे डच। यहाँ इसके बाद पुर्तगाली के बाद 1503 ईस्वी में पुर्तगाली ने कंपनी स्थापित किया, और 1503 के बाद जो है आप देखेंगे कि 1608 ईस्वी में सूरत में जो है कंपनी स्थापित होता है अंग्रेजों के द्वारा, डचों के द्वारा 1605 ईस्वी में, और इसी तरीके से फ्रांसीसियों के द्वारा 1668 ईस्वी में। तो ये आपका क्रम होता है कि कौन कौन से कंपनियां कब स्थापित हुई थी। ये आप समझ सकते हैं PADF। ये ध्यान रखना है कि कंपनी स्थापित करने के क्रम में यह सबसे पहले पुर्तगाली और उसके बाद अंग्रेज। हालांकि पुर्तगाली के बाद जो है डच आए थे, और यही डच जो है अपना कंपनी जो है 1605 ईस्वी में स्थापित कर चुके थे। इसके बाद आते हैं अंग्रेज, 1608 ईस्वी में कंपनी स्थापित होता है, और फ्रांसीसियों के द्वारा जो है 1668 ईस्वी में कंपनी स्थापित होती है। इसके बाद हम लोग एक टेबल के माध्यम से समझेंगे कि आप पुर्तगालियों को पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से पुर्तगाली गवर्नर थे। उसके बाद हम अंग्रेजी गवर्नर को पढ़ेंगे, और उसी के अंतराल में ही हम फ्रांसीसी गवर्नर को पढ़ेंगे, और बीच में जो युद्ध होता है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में उसको भी समझेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे अर्काट का युद्ध होता है। इधर आप देखेंगे कि मैसूर क्षेत्र में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच झड़प होती है। इधर भी देखेंगे कि कई ऐसे क्षेत्र होंगे जिसको अंग्रेज चाहेंगे कि उसको अपने आधिपत्य में स्थापित करेंगे, तो वहाँ के राजा के साथ जो है युद्ध होता है। उन सभी युद्ध को पढ़ने का जो है समझने का प्रयास करेंगे। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए अवश्य। धन्यवाद।